हाई स्कूल परीक्षा के दृष्टिकोण से वास्तविक संख्याओं का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान पाठ है। बस केवल आपको ध्यान रखना है 3 बिंदुओं पर। यहाँ पर सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, और गुणनखंड विधि से या अभाज्य गुणनखंड से कैसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना है आपको कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए कैसे हम यह पता करेंगे कि कोई दी गई संख्या शांत है अथवा अशांत संख्या है, और वह कितने स्थानों तक शांत हो रही है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अपरिमेय संख्याओं के संबंध में आपको याद रखना है कि √2, √3, √5 यह अपरिमेय संख्याएं हैं। हम इनको किस प्रकार से सिद्ध कर पाएंगे, या इसी प्रकार से दो यहाँ पर संख्या दी गई है 2 + √3 या 2 - √3, इनको किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर पाएंगे, इन्हीं बिंदुओं पर आधारित यह पाठ है। तो यहाँ हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2022 में जो संपादित होनी है उसके जो प्रमुख या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एचसीएफ आधारित प्रश्न पूछा जाता है कि एचसीएफ किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, संख्याओं 210 तथा 55 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करिए। तो यहाँ पर a = यह हो गया 210, b = यहाँ पर हो गया 55। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, a > b हो गया, a > b हो गया, या लिख सकते हैं 210 > 55। इतनी बात सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तब अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 210 में अब हमने क्या करना है, 55 से डिवाइड इसको करना है। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर यह 3 बार गया और ये हो गया 165, और यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में क्या बच गया, यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में 45 हो गया। तो अब यहाँ पर 210 = हो गया 55 × 3 प्लस यहाँ पर हो गया 45। ये पहला चरण हो गया। आपको हमेशा ध्यान में रखना है a = BQ + R, a = BQ + R को ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देखिए, अब रिमाइंडर शून्य नहीं है। जब रिमाइंडर शून्य नहीं है, इसका मतलब है कि अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 55 में 45 से भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 45 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये अब हो गया 55 = यहाँ पर 45 × 1 और +10 हो गया। फिर रिमाइंडर आपको शून्य नहीं मिला। जब रिमाइंडर शून्य नहीं मिला, तब फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर हो गया ये 45 = अब यह बराबर हो गया 45। अब 10 से भाग दीजिए, ये हो गया 10 × 10 × 4 = 40, 4 प्लस यहाँ पर हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है। अब ये अगली संख्या यहाँ पर आ गई 10 = अब यहाँ पर ये हो गया 5 × 2 प्लस यहाँ पर हो गया 0। ठीक, अब रिमाइंडर क्या हो गया, अब रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया, r = 0 मिल गया। यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर हमको शून्य नहीं मिल जाता है। तब अब यहाँ पर एचसीएफ किसका, यह 210 और कितना दिया गया था, 55
इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न अंक बदल सकता है परीक्षा में, लेकिन इस पर आधारित एचसीएफ आधारित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी तरह का जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स या अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके उपयोग के द्वारा यहाँ पर हम निकालेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो अब ये देखिए बाबू, जैसे यहाँ पर अंक दिया गया है 90, यहाँ पर 90 दिया गया है और क्या दिया गया है 144 यहाँ पर अंक दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है 90 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। 2 से भाग दिया, यहाँ पर 45 हो गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 3 से भाग दिया, ये हो गया। फिर 3 से भाग दिया, अब 3 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5। इसका मतलब है कि अब इस 90 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 कैन बी रिटन एज यह 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इनका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लीजिए और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात उनको उनके पावर में व्यक्त करते हुए आप लिख दीजिए। यहाँ पर पहला काम हो गया। इसी प्रकार से अब 144 है, 144 तो 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 7 और 2 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 36 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 18 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 9 हो गया। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। फिर 3 से भाग दीजिए, 1 आ गया। तो अब 144 अब ये हो गया। ये देखिए अब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर गुणे यहाँ पर हो गया 3 इंटू 3। अब इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। अब ये काम हो गया, आपने अभाज्य गुणनखंड इसका कर लिया। अब जैसे ही अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ 90 एंड 144 का एचसीएफ निकालना है। तो अब यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है और यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 1 है। तो अब ये देखिए बाबू, यहाँ पर अब क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, उसकी सबसे छोटी घात। इसका मतलब हो गया 2 के घाते 1। फिर कामन क्या है, यहाँ पर कामन अब 3 है। तो अब देखिए गुणे 3 के घाते, अब इसकी सबसे छोटी घात कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से यह हो गया 2 गुणे और फिर 3 गुणे 3, यह बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। इसलिए HCF 90 एंड 144 इज इक्वल टू आ गया 18 के बराबर। ये पहला आंसर आपने निकाल लिया। HCF कैसे निकालते हैं इसके संबंध में। अब हमको क्या करना है, अब हमको LCM निकालना है। तो LCM किसका है, 144 या 90 एंड 144 का। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात
का गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का हमने गुणनफल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात यह 2 की घाते 4 है। फिर गुणे, अब 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के घाते 2। फिर गुणे 5 की, यहाँ पर 5 के घाते 1। तो अब ये देखिए बाबू, ये हो गया, हमने कर लिया कि सबसे बड़ी घात 2 के घाते 4 हो गया, 3 के घाते 2 हो गया, 5 के घाते 1 हो गया। और यहाँ पर अब लिख दीजिए, यह हो गया 16 गुणे 9 गुणे 5, और यह बराबर कितने के हो गया, यह 720 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ निकाल लिया और यहाँ पर आपने एलसीएम निकाल लिया। तो इस प्रकार से जो बात आपको यहाँ पर याद रखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यह बात आपको याद रखना है। अब तीसरे प्रकार का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका कंट्राडिक्टरी मानते हैं। कंट्राडिक्टरी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उसका विरोधाभास ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, हमने कंट्राडिक्टरी ले लिया कि √2 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए क्या कर सकते हैं, √2 को हम दो संख्याओं a और b के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a² बटे b², बटे b², या 2 इज इक्वल टू हो गया a² बटे b², बटे b² हो गया, या यहाँ पर 2b² इज इक्वल टू हो गया a²। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर this implies that a² 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर b² इज इक्वल टू हो गया a²/2। तो a² 2 से विभाजित होगा। अगर a² 2 से विभाजित होगा, दिस इम्प्लाइज दैट a भी 2 से विभाजित होगा, यह भी इससे विभाजित होगा। अब क्या करें, कोई दूसरा पूर्णांक अब इस प्रकार से लें, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू यहाँ पर 2c लिया। अब यहाँ पर यह c कोई दूसरा पूर्णांक है। अब क्योंकि a 2 से विभाजित था इसलिए a इज इक्वल टू 2c के बराबर हो गया। इसलिए a² इज इक्वल टू हो गया 2c का होल स्क्वायर, या a² इज इक्वल टू हो गया 4c² हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमने लिखा है, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए और यहाँ पर इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ पर देखिए a² इज इक्वल टू 2b² है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2b² इज इक्वल टू हो गया 4c², 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया b² इज इक्वल टू हो गया 2c², b² इज इक्वल टू 2c²। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसका मतलब ये हो गया कि b², यह किससे, b² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। फिर दिस इम्प्लाइज दैट b भी यह 2 से
विभाजित है। अगर ए स्क्वायर विभाजित है तो ए विभाजित है, इसी प्रकार से अगर बी स्क्वायर विभाजित है तो बी भी विभाजित हो गया। लेकिन हमने क्या कहा है, हमने ये माना हुआ था, हमने माना था कि ए व बी का सह अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर को प्राइम फैक्टर इसका ए एंड बी यह सह अभाज्य हैं और इनका HCF यह क्या है, यह एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हमने माना था कि ए और बी यह सह अभाज्य हैं और इनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है। और यहाँ पर दोनों स्थानों पर देखिए आपको 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत था। अतः पूर्व कथन √2 एक परिमेय संख्या है पूर्णतः असत्य है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो अगला प्रकार है, जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर बाबू देखिए, यहाँ पर अंक बदल सकते हैं, प्रक्रिया वही रहेगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि प्रक्रिया में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। तो यह हमने बताया हुआ कि जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको मान लेना है कि यह परिमेय संख्या है। ठीक, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिए कि माना 3 + 2√5 यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय, यह कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ले लिया। अगर यह परिमेय संख्या है इसका मतलब है कि 3 + 2√5 इसको अब a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2√5 = अब ये हो गया a/b एंड -3, इसको हम इधर ले आए तो यह -3 हो गया। अब देखिए बाबू, इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पे अब यह कॉमन ले लीजिए, LCM ले लीजिए b, तो ये हो गया a माइनस एंड ये हो गया 3b, a-3b हो गया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट √5 √5 अब क्या हो गया a-3b बटे यहाँ पर b था और यह 2 अब यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 2 × b, तो ये हो गया a-3b डिवाइडेड बाई 2b, ये हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों देखिए, यहाँ पर a-3b डिवाइडेड बाई 2b है। तो अब यहाँ पर ये इम्प्लाइज कर रहा है, क्योंकि a-3b डिवाइडेड बाई 2b यह भी क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a और b यहाँ पर a/b एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर ab क्या है, ab यह पूर्णांक के रूप में है। तो अगर ab पूर्णांक के रूप में है तो इनका अंतर ऊपर लिखा गया है और यहाँ पर अन्य कोई, तो यह भी परिमेय संख्या हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है √5 क्या हो गया, √5 यह एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इधर परिमेय संख्या के रूप में मिल रहा है, यह परिमेय संख्या के रूप में मिल रहा है, तो यह भी, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो यह भी परिमेय संख्या हो गया। तो √5 परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं कि
√5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने एजम्पशन किया था या जो हमने माना था वह गलत माना था। अतः यहाँ पर अब लिखेंगे कि अतः 3 + 2√5 यह क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में होगा या इरेशनल नंबर के रूप में होगा। जो अजम्पशन शुरुआत में हमने लिया था वो अजम्पशन हमारा गलत था। अब यहाँ पर अगले प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्नलिखित का प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। यह प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा? यह भी कभी कभी पूछा गया है कि यह प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो यह बात यहाँ पर हमने ध्यान रखना है। अब देखिए बाबू, इसके लिए क्या है? इसके लिए आपने सबसे पहले जो यहाँ पर परिमेय संख्या दी गई है उसको पहले लिख लीजिए, 64/455। अब इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लीजिए Q का। यहाँ पर ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई, और 455 का जब हमने किया तो ये आ गया 5 × 7 × 13। ठीक। अब यहाँ पर यह 2m × 5n के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर 2 के घात के रूप में या 5 के घात के रूप में या 2 और 5 के गुणनफल के घात के रूप में अगर हर में संख्या है तभी वह शांत होगा अथवा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ पर यह अशांत हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 के अतिरिक्त 7 भी है और 13 भी है, तो यह अशांत हो गया। फिर देखिए बेटा दूसरा, यहाँ पर 15 बटे यह है 1600, 15/1600। अब यह 15/1600 इसको हम लिख सकते हैं, काट दीजिए पहले, इसको लिख सकते हैं 3 बटे और ये हो गया 320, 3/320 हो गया काटने के पश्चात। अब यहाँ पर ये हो गया 3 बटे और 2 के घाते 6 गुणे यहाँ पर हो गया 5। तो अब इसका जो हर है, यह हर, यह Q, यह 2m × 5n के रूप का है, के रूप का, यह इस रूप का है, इसलिए यह क्या हो गया? यह यहाँ पर शांत हो गया या टर्मिनेटिंग हो गया, यह टर्मिनेटिंग, यह शांत हो गया। अब कितने स्थानों के पश्चात शांत होगा? तो यह देखेंगे, यहाँ पर m > n है। अब यहाँ पर 6 > 1 है, इसकी घात 1 है, तो यह 6 स्थानों के बाद शांत होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में कि पूछता है अगर कि यह प्रसार कितने स्थानों के बाद होगा शांत, तो आप देखेंगे कि 2 की घात बड़ी है कि 5 की घात बड़ी है, तो जिसकी घात बड़ी होगी उतने स्थानों के बाद यह शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी कभी A × B = HCF × LCM, तो यहाँ पर अगर 2 पूर्णांक दिए रहते हैं और उन पूर्णांकों के या तो LCM दिए रहेंगे, HCF निकालना होगा, या HCF दिया रहेगा LCM निकालना होगा। इस पर आधारित प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं।